ग्राफ देख के आप समझ सकते हो कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अटैक करते हैं इस वर्ड को, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ऐसा तो आपको पता ही है रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर भी आपसे ही बात स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोज करो ये आप हो, तो आप इस दुनिया में कैसे आए स्टूडेंट्स? तो आपके पेरेंट्स है, मदर एंड फादर, उन्होंने आपको प्रोड्यूस किया है जिसके कारण आप इस दुनिया में आए स्टूडेंट्स। अच्छा, आपके पेरेंट्स इस दुनिया में कैसे आए स्टूडेंट्स? तो उनके भी रेस्पेक्टिव पेरेंट्स है जिन्होंने उनको जन्म दिया है, जिनके कारण वो इस दुनिया में आए स्टूडेंट्स। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, दैट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। और ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, एनिमल्स में भी होता है स्टूडेंट्स। एलिफेंट्स जो होते हैं वो नए एलिफेंट्स बनाते हैं, डॉग्स जो है वो नए डॉग्स बनाते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ही। जैसे स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ही प्रोड्यूस करेंगे, एलिफेंट्स जो है वो एलिफेंट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, डॉग्स जो है वो डॉग्स ही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एलिफेंट का बच्चा डॉग हुआ, राइट। सो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अपने ही टाइप के। इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। इसलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट chapter and a very very important system going inside living organisms। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देंगे, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम में ए का डिफरेंस है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपकी बात करें तो यू हैव अ मदर, यू हैव फादर, उन दोनों ने मिलके आपको प्रोड्यूस किया है, आपको जन्म दिया है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एलिफेंट की बात भी कर लें तो उसके भी एक मदर एलिफेंट होगी, एक फादर एलिफेंट होगा, राइट स्टूडेंट्स। देखो, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको दो मिलके प्रोड्यूस करेंगे, दो मिलके, मतलब उसका एक मदर भी होगा एक फादर भी होगा, तो दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। प्लीज ध्यान देंगे, दो ऑर्गेनिज्म को मिलना पड़ रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। बट स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें एक ही लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म दे सकता है। यहां पे दो की जरूरत नहीं है, तो वैसे प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब दो की जरूरत होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे सिंगल पेरेंट और यहां पे लिखेंगे टू पेरेंट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? ठीक है। अच्छा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म्स में होता है। ये प्रोसेस भी सिंपल होता है, हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये सिंपल है और ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है और सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो अकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट, बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, तो उनमें जनरली होता है, या कुछ प्लांट्स में भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में, बर्ड्स में, फिशेस में और ज्यादातर प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, राइट। अब स्टूडेंट देखो, हम यहां पे क्या करने वाले हैं, वंस यू हैव ब्रीफली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो एक एक करके हम दोनों को, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप भी बताओ, सबसे पहले किसको देखना चाहिए स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमें एसेक्सुअल को देखना चाहिए क्योंकि वो आसान होता है, तो वो समझना आसान होगा स्टूडेंट्स। तब हम इस पे आएंगे। तो नाउ विल फोकस ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो कई टाइप का होता है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको? बाइनरी फिजन को। व्हाट इज दैट? सो बाइनरी फिजन जो है बड़ा सिंपल प्रोसेस है और सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म द्वारा ही किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दूं, अमीबा। तो अमीबा तो आपको पता है यूनिसेलुलर होता है और बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो सपोज करो ये एक फुल्ली ग्रोन अमीबा है, रेडी टू रिप्रोड्यूस।
तो जब ये रिप्रोड्यूस करना चालू करेगा तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स वो डिवाइड होना शुरू होगा। आपको पता है न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है किसी सेल का, वो डिवाइड होना शुरू होगा जैसा आप देख सकते हो। फिर थोड़े टाइम बाद न्यूक्लियस जो है आप देखो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा जैसा यहां पे आपको दिख रहा है। तो दो न्यूक्लियस बन गए, पहले एक था उससे दो बन गए। अच्छा, एट दिस पॉइंट जब न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो चुका है तो आप देखो साइटोप्लाज्म भी है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना चालू हो गया है, राइट। फिर जैसे टाइम बीतेगा साइटोप्लाज्म और ज्यादा डिवाइड हो गया है। फिर जैसे टाइम बीतेगा आप देखो साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट डिवाइड हो ही गया है और अमीबा जो है वो इफेक्टिवली दो पार्ट में बट सा गया है। और थोड़ा और टाइम पास होगा तो फाइनली आपके पास दो अमीबा होंगे इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दिस इज रिप्रोडक्शन इन अमीबा, दिस इज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। पहले हमारे पास एक अमीबा था, अब फाइनली हमारे पास दो अमीबा हो गया है। सो दिस इज रिप्रोडक्शन, दिस इज रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? आप देखो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? टू। फ्यूजन मतलब होता है डिवाइड होना, तो मतलब दो में डिवाइड होना। तो वही हुआ ना, पहले हमारे पास एक अमीबा था वो फाइनली दो में डिवाइड हो गया है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों अमीबा जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं इनको बोलते हैं डॉटर अमीबा। अच्छा, इनको सन अमीबा नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते वो मुझे नहीं पता, बट क्या बोलते हैं? डॉटर अमीबा। अच्छा, अब ये जो सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट्स, इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहले कौन डिवाइड हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ या पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ? तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। प्लीज नोट दैट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम लिख भी सकते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब बाइनरी फ्यूजन के बारे में कुछ चीजें लिख लेंगे हम यहाँ पे। बाइनरी फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात स्टूडेंट? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा ही यूज किया जाता है, ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं अमीबा के अलावा जो बाइनरी फ्यूजन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो अमीबा खुद ही हो गया स्टूडेंट्स, देन लेशमानिया, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बाइनरी फ्यूजन यूज करते हैं। जैसे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बात करते हैं स्टूडेंट्स अमीबा की और लेशमानिया का। ठीक है, लेशमानिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, जिसका नाम है काला आजार। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, वो इसी के कारण होता है। खैर एनीवे, अब देखो अमीबा और लेशमानिया में क्लियर डिफरेंस है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन लेशमानिया का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज टाइप का शेप है, उसकी टेल है, इलोंगेटेड है, एक ऑर्गेनाइज शेप है। इसका कोई ऐसा ऑर्गेनाइज शेप नहीं होता है। तो जब अमीबा डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, वो किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है, मतलब वो इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी, मतलब किसी भी लाइन के लॉन्ग डिवाइड होके दो पार्ट में बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्गेनाइज शेप है, तो इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैसे भी डिवाइड हो जाए। जैसे ये इस तरह से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से डिवाइड होगा। ये जब डिवाइड होगा तो इस लाइन के लॉन्ग डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टमैटिक शेप है, तो इट कैन डिवाइड ओनली इन अ पर्टिकुलर फैशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल फ्यूजन की। तो मल्टीपल फ्यूजन जो है वो भी सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ही है। जैसे मलेरियल पैरासाइट में, प्लास्मोडियम में। प्लास्मोडियम का एग्जांपल लेकिन मैं आपको समझाता हूं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप देखो ये है प्लास्मोडियम, जब इसको डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल फ्यूजन करना होता है, तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब क्या होगा कि ये जो प्लास्मोडियम है वो डिवाइड करके कई सारे ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे बाइनरी फ्यूजन में दो बनते डिवाइड होके, इसमें कई सारे बनते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है। और फिर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बर्स्ट करेगी और सारे प्लास्मोडियम बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। सो अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो दो प्रोसेस हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ये दोनों सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो यूज्ड बाय सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक स्पायरोग्रा एंड सी एनीमोनी। देखो स्टूडेंट्स, स्पायरोग्रा जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट है, फाउंड इन वाटर, प्लांट फाउंड इन वाटर, और ये सिंपल सा एनिमल है फाउंड इन वाटर। ये दोनों फॉर एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन करते हैं, उस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्पायरोग्रा का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं क्या होता है। तो ये स्पायरोग्रा स्टूडेंट्स, आप देखें, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक कर गया, सिंपल ब्रेक कर गया। अब ये जो पार्ट है ये फर्दर ग्रो करके पूरा एक स्पायरोग्रा बना लेगा, ये फर्दर ग्रो करके एक पूरा स्पायरोग्रा बना देगा, सिंपल।
हो गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये तो बाइनरी फिजन जैसा ही लग रहा है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन सेम नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे सेम नहीं है? देखो, हमने अमीबा की बात की है ना, तो देखो अमीबा जो है वो जब बाइनरी फिजन से 2 अमीबा बनाता है, तो जब ये ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, तो ब्रेक होने के जस्ट बाद ये एक पूरा अमीबा होता है, ये भी एक पूरा अमीबा होता है। यहां पर ब्रेक होने के बाद ये पूरा स्पायरोगिरा नहीं है, ना ये पूरा स्पायरोगिरा है, ये दे विल ग्रो इनटू कंप्लीट स्पायरोगिरा। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आएगा? उतना ही नहीं, ये वाला जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन, वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स द्वारा यूज किया जाता है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स द्वारा यूज किया जाता है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है बडिंग। बडिंग, सो लेट्स फोकस ऑन बडिंग। तो बडिंग इज अ प्रोसेस विच अगेन यूज्ड बाय सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट। तो दोनों का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये हाइड्रा है स्टूडेंट्स। हाइड्रा जो है बड़ा पॉपुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बारे में आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, खासकर अपने टेंटिकल्स के कारण पॉपुलर होता है। अब देखो, जब इस हाइड्रा को रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें एक बर्ड टाइप छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक प्रोजेक्शन डेवलप होता है, इसको बर्ड बोलते हैं बेसिकली। फिर टाइम के साथ ये प्रोजेक्शन ग्रो करने लगता है, देखो ग्रो करने लगता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है। ग्रो करते करते वो एक हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, खुद ही लग रहा हो ना आपको कि अपने आप में एक हाइड्रा बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये सफिशिएंट साइज में ग्रो कर जाता है, तो यहां से टूट जाता है, ठीक है। तो ये एक नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन हाइड्रा। वैसा स्टूडेंट्स ईस्ट में भी होता है। तो ये एक ईस्ट है, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें भी देखो एक बर्ड, एक प्रोजेक्शन टाइप निकल रहा है, ठीक है, जिसको बर्ड बोलते हैं। फिर वो ग्रो करेगा, और जब वो सफिशिएंट साइज का हो जाएगा, तो वो भी टूट के अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड फाइनली वी विल हैव वन मोर ईस्ट, राइट। सो आप देख सकते हो कैसे बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कई सारे प्रोसेसेस हमने देख लिए, और आपको समझ में आ रहा होगा कि सब बहुत सिंपल ही है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, और थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा, उससे आप परेशान मत होना। रीजनरेशन की बात करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो देखो, रीजनरेशन जो होता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड बाय सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ये एग्जांपल्स है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि प्लेनेरिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये प्लेनेरिया, सपोज करो किसी कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाता है इसका, जिससे ये 3 पार्ट में से डिवाइड हो जाता है। हो सकता है एक्सीडेंट हो गया तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, समझ रहे हो। अब इसमें क्या होता है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों पार्ट जो हैं वो एक्चुअली इंडिविजुअल फुल फ्लेज्ड प्लेनेरिया में डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? तो दिस इज रीजनरेशन। अब ध्यान दे वर्ड पे, रीजनरेशन। एक्सीडेंट से जब एक प्लेनेरिया मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हर पार्ट रीजनरेट करके एक प्लेनेरिया बना रहा है, दैट इज रीजनरेशन। समझ में आई बात? वैसे ही हाइड्रा में भी होता है स्टूडेंट्स। ये अगर हाइड्रा है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसका, उसके कारण वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हर पार्ट उसका जो है वो फुल फ्लेज हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। दिस इज रीजनरेशन। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आप देख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि एक्चुअली में ये जो रीजनरेशन है वो एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट्स नॉट रियली अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हालांकि हम इसको एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ रहे हैं, बट अगर डीपली देखा जाए तो ऐसा है नहीं। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली। देखो, ये प्लेनेरिया बाई चांस किसी एक्सीडेंट से गुजरा, तो वो मल्टीपल पीसेस में डिवाइड हो गया, तो हर पीस ग्रो कर गया। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं करता स्टूडेंट्स? इसका कुछ अलग तरीका होगा रिप्रोडक्शन का, जिससे वो रिप्रोड्यूस करता। लेकिन हाँ, बाई चांस अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे आप हाइड्रा में तो समझ ही रहे हैं कि अगर हाँ एक्सीडेंट हो गया तो हाइड्रा में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये मेन कोई रिप्रोडक्शन का मेथड हो ऐसा ये नहीं है। इसके मेन रिप्रोडक्शन का मेथड तो क्या है स्टूडेंट्स? बडिंग। उससे ये रिप्रोड्यूस करता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो रीजनरेशन तो एक एक्सीडेंट होने पे कुछ ऑर्गेनिज्म में होने वाली एक एक्टिविटी है, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट हाँ, फिर भी क्यों बोल रहे हैं इसको एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्योंकि यार ठीक है, चलो एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बने, एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बना, तो इन सम मैनर वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो नॉट एग्जैक्टली। तो रीजनरेशन आपको समझ में आया। लेकिन अब हम यहां पे देखेंगे कि रीजनरेशन का प्रोसेस होता कैसे एक ऑर्गेनिज्म जब कट चुका है तो ग्रो करके फुल बॉडी बना लेता है अपनी। कैसे होता है? दिस इज इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, हाउ रीजनरेशन हैपेंस?
तो प्लेनेरिया के इस एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि प्लेनेरिया की जो बॉडी है स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। आप सोच के देखो, इसका जो हेड है इसमें अलग टाइप के सेल्स होंगे, इसकी जो टेल है उसमें अलग टाइप के सेल्स होंगे। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच विल राइट हियर स्टूडेंट्स, कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, आप समझो कि जब ये 3 पार्ट में कट गया, इसको मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं, इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3, तो इसको जब ग्रो होकर फुल प्लेनेरिया बनाना है तो बेसिकली इसको पार्ट 2 और 3 डेवलप करना है। पार्ट 1 तो है, 2 और 3 डेवलप करना है, इसको पार्ट 1 और 3 डेवलप करना है, इसको पार्ट 1 और 2 डेवलप करना है, राइट स्टूडेंट्स, तभी ये फुल फ्लेश बन पाएगा। देखो कैसे होता है, अगर हम इसका एग्जांपल लें, इस पे फोकस करें, तो देखो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स हैं। ये सेल्स जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, जिससे नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। देखो समझो, बड़ा सिंपल सा बात है, ऐसा तो होना जरूरी है ना, अगर इसको ग्रो करके फुल फ्लेश बॉडी बनानी है तो नए सेल्स का आना तो जरूरी है। तो जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो सेल डिवीजन करेंगे ताकि नए सेल्स क्रिएट हो सकें। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दैट इज आवर सेकंड पॉइंट, द एग्जिस्टिंग सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन टू मेक न्यू सेल्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, इस स्टेप 2 के बाद, ये जो पॉइंट नंबर 2 हुआ, नए सेल्स बने, उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या है कि जो नए सेल्स बनते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं। यहां पर जैसे सेल्स थे, वो जब नए सेल्स बनाते हैं तो अपने जैसे ही सेल्स बनाते हैं, लेकिन अगर इसको पार्ट 2 और 3 डेवलप करना है तो सेल्स तो इनके जैसे होनी चाहिए। तो क्या होता है, जो नए सेल्स बने वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ताकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जैसे सेल होने चाहिए वैसे हो जाएं। तो जो सेल्स बने थे वो पार्ट 1 जैसे थे, अब वो अपना फॉर्म चेंज करेंगे ताकि वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में जैसे सेल्स होने चाहिए वैसे हो जाएं। और जब वैसा हो जाएगा तो पार्ट 2 और 3 यहां पे डेवलप होगा और फुल फ्लेश्ड बॉडी आ जाएगी। तो आपको समझ में आई बात? ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द न्यू सेल्स क्रिएटेड चेंज देयर फॉर्म so as to make the part 2 and part 3 of the body। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो यहां पे सेल का जो फॉर्म चेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसी के कारण बॉडी के दूसरे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी कि उनमें ऐसा हो जाता है। कैट, एलिफेंट, हम ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो क्या वो ग्रो हो जाएगी फुल बॉडी में? नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होता है? जैसे कैट का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, कैट या दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले तो आप देखो, सेल्स होते हैं, वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सोच के देखो, यहां पर अगर ये कैट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, सपोज कर लो यहाँ पे इसका हार्ट था, यहाँ पे किडनी था, तो अब ये पार्ट हार्ट जो है इसमें, उसके सेल्स में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है कि वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाए और फिर वो अपना फॉर्म चेंज कर लें और ऐसे सेल्स बन जाए जैसे किडनी के लिए चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यहां पे सेल्स का फॉर्म चेंज करने वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल मिसिंग होती है। इसलिए ये वाला जो पार्ट है अब वो ग्रो करके ये पार्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रही बात? इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं पाया जाता है, राइट स्टूडेंट्स? हम लिख मिलेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स टू चेंज देयर फॉर्म इज मिसिंग इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स, राइट? सो फाइन स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। और जैसे नाम से आपको लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें होता होगा? एनिमल्स में होता होगा क्या? नहीं, प्लांट्स में होता है स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या अलग होता है? देखो, जनरली अगर प्लांट को आपको बड़ा करना है, एक नया प्लांट आपको डेवलप करना है, तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है? सीड। आप उसका सीड लो, उसको सॉइल में डालो, वो प्लांट में डेवलप हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक नया प्लांट बनाया जाता है विदाउट यूजिंग सीड, सो एक्चुअली बाय यूजिंग अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी, जैसे कि उसका स्टेम यूज कर लिया, उसका लीफ, उसके रूट्स, इन सब पार्ट से नया प्लांट डेवलप किया जाता है। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं स्टूडेंट्स, मनी प्लांट। स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो मोस्ट लाइकली आपने क्या किया होगा कि आप किसी घर में गए होंगे, उनके घर में मनी प्लांट होगा, आपने एक स्टेम वहां से तोड़ी होगी मनी प्लांट की, उसको पॉट में लगाया होगा, तो वो एक प्लांट में, मनी प्लांट में ग्रो हो जाता है। अगर आप इसको सही से पानी वानी दोगे तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा स्टूडेंट्स,
ठीक। तो आप देखो बिना सीड के आपने इसको ग्रो करवाया है, आपने स्टेम के हेल्प से इसको ग्रो कराया, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं रोज का स्टूडेंट्स, ठीक है। रोज को भी आप बिना सीड के ग्रो कर सकते हो, मैंने खुद भी कराया स्टूडेंट्स। आप अगर रोज के स्टेम लोगे इस तरह से काट के उसको सॉइल में लगा दोगे तो इट विल ग्रो इनटू अ रोज प्लांट। स्टूडेंट्स पोटैटो, आप देखो ये बहुत पुराना सा पोटैटो है, उसमें छोटे छोटे बर्ड टाइप प्रोजेक्शंस डेवलप हो गए, इसको आप जाके सॉइल में डाल दो, पोटैटो का नया प्लांट उग जाएगा स्टूडेंट्स। These are all examples of vegetative propagation students। बिना सीड के सब काम हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप ये लीफ देखो, ये एक प्लांट का लीफ है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। इसके लीफ के एजेस पे आप देखो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, उनके हेल्प से भी नया प्लांट बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनफैक्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपने कई बार देखा होगा ऐसे बैरन लैंड, और फिर जब बारिश होती है तो कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में ऐसे हरियाली छा जाती है, ग्रास डेवलप हो जाता है। कैसे हो गया स्टूडेंट्स? तो यहां पर जो आपको बैरन लैंड दिख रही है, कोई ग्रास नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्रास के सूखे हुए स्टेम वहां पे बहुत सारे पड़े हो, तो जब पानी बरसता है तो उन स्टेम के हेल्प से प्लांट डेवलप हो जाता है और आपको इतनी सारी ग्रास दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। सो दीज ऑल आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको समझ में आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कैसे बिना सीड के नया प्लांट बनाया जाता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि सुगर केन, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जाम्पल मैंने दिया आपको वो थोड़ा अलग था कंपेयर टू दिस। आपको भी लग रहा होगा अलग तो है, लेकिन कैसे अलग है? ये कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये सब कहलाएंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और क्यों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है ये करने में, अपने आप नेचर ने खुद ही कर लिया ये सब। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस है, आप एक स्टेम लेके आए, आप एक स्टेम लेके आए रोज का, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ह्यूमन बीइंग्स करा रहा है ऐसा, राइट। तो अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को और डिटेल में हम देखेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत तरीके से किया जा सकता है। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट इज कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग। तो एक एक करके देखते हैं कि तीनों तरीके के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की, जो कि बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई प्लांट है तो हम क्या करते हैं, उसका एक स्टेम काट लेते हैं, उसको सॉइल में लगाते हैं, तो प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। इसके एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आप ही बताएं, कई सारे एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मनी प्लांट, रोज, बनाना, सुगर कैन, these are some examples of cutting। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि लेयरिंग में क्या होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और सिंपल होता है। तो आप सपोज करो ऐसे कोई प्लांट है आपके पास और उसका एक जो स्टेम है उसको आपने लेके, वो फ्लेक्सिबल स्टेम है, उसको लेके आपने इस तरह से सॉइल में इस तरह से डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से डाल दिया। अब कुछ दिन तक आप इसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ये जो पार्ट है ये अपना ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, और खास करके ये जो पार्ट है ये, इसमें रूट्स डेवलप होने लगेंगे स्टूडेंट्स, रूट्स, ठीक है, और फिर वो रूट्स नीचे तरफ ग्रो करने लगेंगे। समझ में आ रही बात? अब जब रूट्स अच्छे खासे ग्रो हो जाएं तो आप क्या करो, इसको यहां से काट दो। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आप देखो, ये अपने आप में एक पूरा प्लांट बन गया है और ये धीरे धीरे और ग्रो करेगा स्टूडेंट्स। अब ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आपने एक नया प्लांट बना लिया है विदाउट यूजिंग सीड। तो इस एग्जिस्टिंग प्लांट के स्टेम से ही आपने एक नया प्लांट बनाया है, दैट्स व्हाई दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये जो प्रोसेस था जिसमें स्टेम को इस तरह से सॉइल में डाल के हमने छोड़ दिया कुछ दिन, फिर काट दिया, इसको बोलते हैं लेयरिंग, इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जिन प्लांट्स के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम ग्राफ्टिंग की, राइट। तो ग्राफ्टिंग बड़ा सिंपल होता है। आप देखो इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें आप देखो 2 स्टेम्स को यहां पर ज्वाइन किया गया है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये दोनों स्टेम जो हैं वो अलग अलग प्लांट के हैं, अलग टाइप के प्लांट्स के हैं, ठीक है। ये जो स्टेम है किसी एक टाइप के प्लांट का होगा, ये स्टेम जो किसी अलग टाइप के प्लांट का होगा, दोनों को इस तरह से ऐसे बहुत टाइटली बांध दिया गया है। तो अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, एक फुल फ्लेश प्लांट या ट्री में डेवलप हो जाएगा।
और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फाइनली प्लांट बनेगा आप समझ सकते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस स्टेम वाले प्लांट जैसी होगी और कुछ प्रॉपर्टीज इस स्टेम वाले प्लांट जैसी होगी। बहुत नेचुरल है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलके तो ये बना है स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो आपको समझ में आया इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट के स्टेम लेते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं और फिर वो जब ग्रो करता है तो एक नए टाइप का ही प्लांट बनता है जो दोनों का हाइब्रिड टाइप होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती जुलती होती है। ये जनरली फ्रूट्स के साथ किया जाता है। जैसे एप्पल्स ले लो आप, तो एप्पल्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं कि किसी एक वैरायटी का स्टेम लिया, दूसरे वैरायटी का जो एप्पल है उसका स्टेम लिया, दोनों को इस तरह से ग्राफ्ट किया, तो अब जो एप्पल का प्लांट या ट्री बनेगा स्टूडेंट्स, उसमें एक नए टाइप का एप्पल बनेगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक टाइप ऑफ एप्पल से मैच करेगी और कुछ दूसरे टाइप के जिससे मिला के उसको बनाया गया। वैसे मैंगोज के लिए भी आप कर सकते हो, तो ऐसे फ्रूट्स के लिए जनरली ऐसा किया जाता है। तो ये हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ लिया। अब इस सबको हटाते हैं, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत अच्छा मेथड होता है, आपको लग भी रहा होगा स्टूडेंट्स क्यों अच्छा मेथड होता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज नहीं कर रहे हो तो नया प्लांट बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक सीड को सॉइल में डालोगे, उसको पानी डालोगे, कुछ दिनों तक तो पानी डालते डालते ही टाइम पास हो जाएगा, फिर छोटा सा प्लांट निकलेगा, फिर धीरे 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 वो ग्रो करेगा और बहुत टाइम लगेगा उस प्लांट को बड़ा होने में। समझ लो, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसमें टाइम लगता है, नए प्लांट को बनने में सीड से टाइम लगता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर सपोज कर लो आपने कोई स्टेम डाल के नया प्लांट बनाया तो प्लांट जल्दी बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये फास्टर प्रोसेस है प्लांट बनाने का, विच इज यूजफुल स्टूडेंट्स, राइट। इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज क्या है स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, पहला वाला एडवांटेज लिख भी लेंगे हम यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, सिंपल सा ही है। देखो सपोज करो आप स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, फाइन सा पॉइंट है, अगर आप सीड्स के हेल्प से स्ट्रॉबेरी उगाओगे तो आपने बहुत सारे सीड्स डाले और स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे। अब क्योंकि हर सीड अलग था स्टूडेंट्स, तो हर प्लांट भी थोड़ा सा तो अलग होगा, जिसके कारण हर प्लांट से बनने वाले स्ट्रॉबेरी या हर प्लांट में लगने वाला स्ट्रॉबेरी का टेस्ट थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सीड्स भी थोड़े थोड़े अलग थे, तो प्लांट भी थोड़े थोड़े अलग, तो उसमें लगने वाले फ्रूट्स का टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन इन टेस्ट, तो वेरिएशन होगा यहाँ पे टेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करते तो आप क्या करते, शायद आप स्ट्रॉबेरी का कोई प्लांट लेते, ठीक है, उसी से आप उसके शायद स्टेम से बहुत सारे नए स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स बनाते, ठीक है। अब क्योंकि सारे स्टेम एक ही स्ट्रॉबेरी प्लांट से आए हैं, तो सबसे बनने वाले प्लांट भी सेम होंगे, उनमें लगने वाला स्ट्रॉबेरी भी सेम होगा, तो टेस्ट का वेरिएशन बहुत ही कम होगा, लेस वेरिएशन ऑफ टेस्ट। समझिए बात। By using vegetative propagation, you can minimize the variation in new plants. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखेंगे which is not very important though, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है कि एक साइंटिफिक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है। मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कर रहे होंगे लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके से कर रहे होंगे, और जनरली ये जो तरीका है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट आप समझते होंगे, ऐसे प्लांट्स जो सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप ये प्लांट देखो, ठीक है, इसे कोई फ्रूट नहीं मिलता हमें, कोई ऐसी कोई खास वेजिटेबल्स नहीं मिलते, बट ये कहीं पे लगाओ तो अच्छा लगता है, राइट। तो ये टिश्यू कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल होता है कि आपने वो प्लांट लिया, ठीक है, और उस प्लांट्स में से आप कुछ सेल्स निकाल लेते हो, उसके लीव्स में से मान लो आपने कुछ सेल्स निकाल लिए, या फिर आप वैसा नहीं करना चाहते हो तो आप लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हो उसके, ठीक। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। फिर उसको आप किसी केमिकल में डालते हो स्टूडेंट्स। वो ऐसा खास केमिकल होता है जो सेल डिवीजन के प्रोसेस को बहुत एक्सेलरेट कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। तो ये जो सेल्स है वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं, या फिर जो लीव्स में जो छोटे छोटे सेल्स है वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं। यहाँ पे सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है थोड़े दिनों में, तो फिर उनको निकाल के एक दूसरे केमिकल में डाल देते हैं स्टूडेंट्स। और वो ऐसा केमिकल होता है जिसके प्रेजेंस में वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो छोटे छोटे प्लांट्स में बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। और जब वो छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उनको सॉइल में प्लांट कर देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो इनटू फुल फ्लेश्ड प्लांट्स। सो यू कैन सी दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाई? क्योंकि सीड का यूज नहीं किया गया, राइट। लीव्स के टुकड़े थे या लीफ या स्टेम से कुछ सेल्स लिए गए थे, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
आर्टिफिशियल है क्योंकि मैन मेड है, और बहुत साइंटिफिक है, इसमें स्पेसिफिक केमिकल्स वगैरह हमने यूज किए, राइट। और आपने देखिए कैसे फाइनली हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन गए और वो जल्दी जल्दी डेवलप हो जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, राइट। तो दिस इज टिश्यू कल्चर। तो फाइन स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। कौन सा जो है टाइप वो बच गया इस लिस्ट में स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन बच गया है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक रिजोपस। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स, ये रिजोपस है, इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो इसका पार्ट है, जो स्टेम टाइप आपको लग रहा हो, उसको स्टेमी बोलते हैं। फिर ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हाइफा। फिर स्टूडेंट्स ये जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं स्पोरैंगिया। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्पोर्स बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन हम यहां पे पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेम और हाइफा का कोई खास रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। कैसे होता है इसमें रिप्रोडक्शन? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये जो स्पोरैंगिया है, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अंदर के स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है। अंदर के स्पोर्स जो है वो डेलिकेट होते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट अगर खराब होगा तो उससे कांटेक्ट में आने पे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ये प्रोटेक्शन जरूरी होता है। जब बाहर का एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बर्स्ट कर जाती है और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आते हैं और फिर वो फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में। अब ये जहां जहां जाके गिरेंगे वहां पर अगर सिचुएशन सही है तो नया रिजोपस डेवलप होगा। समझ में आई बात? बड़ा सिंपल है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यहां पे, जैसा कि बाकी केसेस में भी था। जैसे स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं बात आपको बताता हूं। जैसे ये ब्रेड देखो स्टूडेंट्स, अगर बहुत दिन बाद आप छोड़ देते हो, बहुत दिन तक ब्रेड को बाहर छोड़ देते हो, तो ब्रेड का ऐसा हाल हो जाता है। उस पर आप देखो क्या डेवलप हो गया है। ये जो डेवलप हो गया ना स्टूडेंट्स, वो रिजोपस ही है, वो रिजोपस है। कैसे रिजोपस डेवलप हुआ? यहाँ पे स्पोर्स जो है, ये स्पोर्स जो है वो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे समहाउ, वो ब्रेड पे लैंड किए होंगे। जब आपने इसको बहुत देर तक एनवायरनमेंट में छोड़ा तो कुछ स्पोर्स इस ब्रेड पे आए होंगे समहाउ, तो फिर उन्होंने रिजोपस बनाया। यहाँ पे रिजोपस का रिप्रोडक्शन हुआ, वो डेवलप हुए और ऐसा ब्रेड हो गया फाइनली। तो स्टूडेंट्स, ब्रेड पे आपको ये जो दिखता है दैट इज रिजोपस, और इसीलिए रिजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? तो इसको लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, खासकर ये जो स्पोर्स की यहाँ पे कहानी है कि देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड स्पोरैंगिया टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्पोर्स अगेंस्ट बैड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन द एनवायरनमेंट आउटसाइड is favorable, the protective layer bursts and spores come out to give birth to new rhizopus. समझ में बात स्टूडेंट्स आपको? फाइन। अब स्पोर फॉर्मेशन के बारे में एक और छोटी सी बात आपको ध्यान देनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके कई सारे डिफरेंट मेथड्स हमने देखे, लेकिन उस सारे मेथड्स में स्पोर फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? आपने ध्यान दिया? देखो मैं आपको बताता हूं। स्पोर फॉर्मेशन ऐसा तरीका है रिप्रोडक्शन का जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन है। जैसे यहां पे ये स्पोरैंगिया स्पोर्स, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं यहां पे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेम और हाइफा ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया स्टूडेंट्स। तो स्पोर फॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दे आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन। अगर बाकी आप कोई भी ध्यान करोगे ना, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं थे रिप्रोडक्शन में। बाइनरी फीजन क्या था उसमें? एक अमीबा दो पार्ट में टूट गया, तो अमीबा में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था ना। मल्टीपल फीजन, उसमें भी क्या था? एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल पार्ट में टूट गया, उसमें भी कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। फ्रैगमेंटेशन, उसमें भी वैसा ही कुछ था। तो स्पोर फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू।